किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देश में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर योजनाएं चलाकर किसानों को इससे जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को 15वें वित्त आयोग तक एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी। ये योजना वैज्ञानिक नजरिए से कृषि पद्धतियों को मजबूत बनाने, जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक बदलाव है। इसका उद्देश्य मिट्टी, पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार और खेती की लागत को कम करना है। हिमाचल प्रदेश में 3,584 पंचायतों में 2,22,893 किसान 38,437 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं किसानों के बीच और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस वक्त पूरे हिमाचल में ये कार्यक्रम चला हुआ है और ये जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये जिला शिमला का एक हमारा मूलबेरी गांव है। जैसे कि ये भारत सरकार द्वारा ये जो योजना चलाई गई है, हर किसान को 2,000 रुपये एक सीजन में यानी कि 4,000 रुपये एक साल का जो इनको दिया जा रहा है। इसमें एक क्लस्टर में हमारे पास 2-2 CRP काम कर रहे हैं और एक CRP के लिए 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ दिया जाता है। ये जो हमारे पास कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, बल्कि हमारे बीच में भी आए हुए, खुद बताएंगे हमारे पास आकर के कि इन्होंने क्या काम किया हुआ है। और ये गांव-गांव में जाते हैं, किसानों को जागरूक कराते हैं और जो प्राकृतिक खेती के जितने भी हमारे मूल्य है और जितने भी हमारे घटक है उसके बारे में जानकारी देते हैं। बीते 2 सालों में हिमाचल में प्राकृतिक खेती पर खासा फोकस किया जा रहा है। इस खेती में मुख्य अवयव देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का होना है। इसकी उपलब्धता को बनाए रखने के लिए भी यहाँ का कृषि विभाग काफी मदद कर रहा है। BRC के तहत उन किसानों को प्राकृतिक खेती से जुड़े घटक दिए जाते हैं जिनके पास देसी गाय नहीं है या जो किसी वजह से पशुपालन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को जैसे एक हमारा कंपोनेंट है BRC बायो रिसोर्स सेंटर, जिन लोगों के पास क्लस्टर में गाय नहीं है वो बायो रिसोर्स सेंटर से अपना पूरी जो फार्मूलेशन है हमारी जो नेचुरल फार्मिंग में हम यूज करते हैं, वहाँ पे एक उनके लिए सुविधा है कि वो BRC के थ्रू जो है अपना जो जितनी भी फार्मूलेशन है वो वहाँ से सप्लाई ले सकता है, जिससे कि हमारे क्लस्टर जो है वो सक्सेस हो और फार्मर जो है बिल्कुल सुचारू रूप से उसको जो है नेचुरल फार्मिंग को कर पाएँ। प्रदेश का कृषि विभाग समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण देकर प्राकृतिक खेती की बारीकियां सिखाता है, जिससे किसान शून्य बजट यानी प्राकृतिक खेती को बेहतर ढंग से कर सकें और अच्छा उत्पादन ले सकें। इस प्रशिक्षण में जीवामृत, नीमास्त्र, 10 पर्णी अर्क, ब्रह्मास्त्र बनाने की विधियां शामिल होती हैं। हमारी टीम के आग्रह पर विभाग ने 10 पर्णी अर्क बनाने की विधि विस्तार से बताई। सबसे पहले 10 तरह के पत्तों का चयन जिसे पशु ना खाते हों। इन पत्तों को हल्का कूट लें। अदरक, हल्दी, लहसुन और हरी मिर्च को अलग से कूट लें। एक ड्रम में 20 लीटर गौमूत्र लें। इसमें 200 लीटर पानी मिलाएं। कुटी हुई सामग्री इसमें मिलाएं। 50 ग्राम हींग का घोल मिलाएं। मिश्रण को घड़ी की सुइयों की दिशा में 2 मिनट हिलाएं। 40 दिन तक घोल हिलाने की प्रक्रिया को सुबह शाम दोहराएं। ड्रम को जूट के बोरे से ढकें। इस तरह से तैयार हुआ 10 पर्णी अर्क 6 माह तक खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राकृतिक खेती में आ रही बाधाओं को पाटने के लिए विभाग के विशेषज्ञ समय समय पर किसानों से रूबरू होते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस चर्चा में किसानों के सवाल होते हैं तो विशेषज्ञों के जवाब। मेरा सर से ये सवाल है कि हम जीवामृत कैसे बना सकते हैं
और इसे कितने दिनों में तैयार कर सकते हैं? जो हम गांव में 2 दिन का जो कैंप करते हैं, ट्रेनिंग कैंप, उसमें सारा जो हमारा ब्लॉक लेवल का बीटीएम एटीएम है वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें वहाँ पे बताता है। पर जो आपने फिर भी जीवामृत के बारे में जो पूछा, उसमें हमारे पास जो है गाय का गोबर, गौमूत्र और गुड़, बेसन और एक थोड़ी सी जो मिट्टी जो है खेत के एक साइड की मिट्टी, उसमें हम मिलाते हैं। इसकी जो मात्रा है वो डिपेंड करता है आप कितना बना रहे हैं। जैसे आप 200 लीटर का एक ड्रम बना रहे हैं तो 10 किलो गोबर, 10 लीटर आपको गौमूत्र डालना है, 2 किलो आपको बेसन डालना है, 1 किलो गुड़ डालना है और 1 मुट्ठी मिट्टी की उसमें आप डालेंगे। जिसमें जो हमारा बेसन का इसमें रोल रहता है वो हमारे जो बैक्टीरिया इसमें डेवलप होते हैं उसका एक फीड का काम करता है। और इसको जो है आपने क्लॉकवाइज स्टीर करके ये 4 से 5 दिन में जो है गर्मियों में तैयार हो जाता है और 6 से 7 दिन में जो है सर्दी में ये तैयार हो जाता है। सुबह शाम इसको स्टीर करना है और फिर इसको गन्नी बैग से ऊपर से ढक देना है। मैं आलू की उसमें हमें नीचे कुछ कीड़ा जैसा लग जाता है सर, फिर उसके लिए कोई कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, हमने कौन सा घटक यूज़ करना है और कितने टाइम से करना है? जब आप आलू लगाते हैं तो उसको कीड़ा नीचे छेद कर लेता है, खा लेता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आप खेत तैयार करते हैं तो प्राकृतिक खेती में ये तो आपको पता ही है पहले कि घन जीवामृत हम तैयारी के टाइम डालते हैं, वो तो ठीक हो गया। बट जो आपका एक कीड़े का जो ये जो प्रश्न था, इसमें ये है कि जब आप आलू जमीन के नीचे जब लगाते हैं, जब आप उसमें नाली बनाएंगे तो आप उसमें अग्निअस्त्र की ड्रेंचिंग करेंगे। पहले लगाने से पहले तो आपको आलू को तो बीजामृत में ट्रीट करते ही हैं, वो प्राकृतिक खेती में सब करते हैं, ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद जब आप अग्निअस्त्र उसमें डालेंगे तो अग्निअस्त्र हमारा 2 तरीके से बनता है। एक बनता है जंगली तम्बाकू डाल के, एक जो हमारा पीने का तम्बाकू होता है जो हम दुकान से जो पंसारी के पास मिलता है उस ऐड करें इसमें, वो स्ट्रॉन्ग आपका अग्निअस्त्र बनेगा। और उसकी जो मात्रा रहेगी वो 16 लीटर, जब आप पंप एक बनाएंगे तो उसमें 5 लीटर अग्निअस्त्र पड़ेगा। और उसकी ड्रेंचिंग करने के बाद आप उस आलू को लगाएंगे तो आपके वहाँ पे जो ये कीड़े का जो प्रकोप है ये खत्म हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन भी है कि जैसे हमारे फसलों में कीड़े लग जाते हैं तो जे तो हम उसको टाइमली उस पर स्प्रे कर दें तब तो वो कीड़े भाग जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कीड़े की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये भी किसानों के लिए थोड़ा सा बताएं आप लोग। इस बात का एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है शर्मा जी कि अगर हम कि जो भी हम इसके लिए जो स्प्रे शेड्यूल आपने जो बनाया हुआ है और उसकी जो हमारे पास जो संख्या है स्प्रे की उसको बढ़ा दे, तो चाहे आपका अग्निअस्त्र है, 10 प्रनियर के कुछ भी है, जिस प्रकार से आप करते हैं उसका एक तो इंटेंसिटी बढ़ानी है और दूसरे जो आपका जो शेड्यूल है उससे 7 दिन पहले आपने इसका स्प्रे करना है, तो वो कीट जो है ना ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे। कहते हैं किसान वो शख्सियत है जो पत्थर में भी फूल खिला सकता है, और हमने शिमला में ये सच होते देखा। हमारी टीम ने ऐसे किसान से मुलाकात की जो बीते 4-5 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वो भी पथरीली भूमि में। इस समय उनके खेत में करीब 130 प्रकार की फसलें लगी हुई हैं, जिसमें फल, सब्जी, अनाज, मसाले और औषधीय फसलें शामिल हैं। वो बताते हैं कि इस पथरीली जगह को उपजाऊ बनाने में प्राकृतिक खेती का ही रोल है। 4-5 सालों से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ और इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था। गवर्नमेंट जॉब के टाइम में हम खेती को प्रॉपरली प्राकृतिक नेचर से नहीं कर पा रहे थे, परंतु जब से मैं रिटायर हुआ हूँ उसके बाद मैंने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली। विभाग एग्रीकल्चर विभाग ने हमें ट्रेनिंग दी। उसके बाद हम पहले जो फसल लेते थे वो फसल अब कम से कम 10 गुना ज़्यादा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 10 गुना ज़्यादा फसल ले रहा हूँ प्राकृतिक खेती से। और इस वजह से जो है मेरी कमाई में कम से कम 2 से 3 गुना इजाफा हुआ है। अब मैं लागत के बारे में बताता हूँ। पहले हम जो है केमिकल यूज़ करते थे, खाद बाहर से लाते थे। अब पशुपालन करने के बाद मेरे पास अपनी 4 गाय हैं, पहाड़ी गाय हैं, जिससे हम अपने सारे जो इसके जीवामृत, घन जीवामृत और दूसरी चीज़ें, अच्छा हमारे पास बायोमास भी है जिससे हम अपनी ये 10 पर्णी अर्क और ये जितने भी घटक हैं ये सारे खुद बना रहे हैं। और लागत कम से कम मेरे ख्याल से कोई
जीरो, इसमें मेरे ख्याल जीरो लागत आ रही है, क्योंकि लेबर खुद करते हैं, सारा कुछ है, खरीदना कुछ भी नहीं पड़ रहा है, सारा का सारा जो सोर्सेज है वो हमारे पास उपलब्ध है। हमने कुछ ऐसे किसानों से भी बात की जिन्होंने कुछ साल पहले ही प्राकृतिक खेती अपनाई है, तो कुछ 40 साल से प्राकृतिक खेती ही करते आ रहे हैं। जानते हैं उनके अनुभव। पहले भी हम खेती करते थे, पर इतनी हमारी नमी इतनी हमारी खेती में नहीं रही है, जिस तरह से हमारी प्राकृतिक खेती को यूज़ करके रही है। उपजाऊ भी अच्छी रही है, स्वाद भी पहले से बेहतर है, अच्छा है। मतलब हम कह सकते हैं पहले जो जीवाणु होते थे वो अच्छे से नहीं उपभोग हो पाते थे। प्राकृतिक खेती करके हमें उसका उपयोग करना भी अच्छा लगा, स्वाद में भी। मान लो एप्पल, हम सेब खा रहे, हमें ये धोने की जरूरत नहीं पड़ती, सेब को भी धोआ और फिर खाया, हम इसे डायरेक्ट ही इसे खा लेते हैं। जब से हमें सरकार ने भिन्न भिन्न योजनाओं से जोड़ा है प्राकृतिक खेती करने के बारे में भी, और जितने भी हमें ट्रेनिंगें मिली है, जितना भी काम मिला है, जितने भी बेनिफिट मिले हैं, इससे हम सभी ग्रामवासी, सभी पंचायत में एक दूसरे के साथ जुड़ के क्लस्टर बना के, और हमें जैसे मुझे गौशाला पक्का करने, फर्श पक्का करने के लिए, यूरेन टैंकीज बनाने के लिए हमें 8,000 रुपया मिला है, 2 टैंकी की सब्सिडी 1,500 रुपया मिला है। आसपास में हमारी जैसे क्लस्टर बना है, एक दूसरी पंचायतों से हम दीदियाँ जुड़ी हैं, किसान भाई जुड़े हैं, और हम एक दूसरे के जितने भी हमारे प्राकृतिक खेती से जो भी सब्जियाँ, अनाज पैदा होते हैं, वो हम एक दूसरे के आदान प्रदान से अपना काम चला रहा है, इनकम सोर्स बढ़ रहा है, और हम बहुत ही खुश है जो कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सुविधाएं मिली है, जिन्होंने हमें प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए बहुत सी योजनाओं से लाभान्वित करवाया है। जैसे कि गाय के ऊपर 25,000 रुपये की सब्सिडी दी है, और हमें 5,000 रुपये जैसे हमने गाय को लाना होता उसके लिए मिले हैं। और हमें और भी बहुत सारे, जैसे हम प्राकृतिक खेती से मक्की है, हल्दी, गेहूं इत्यादि जो हम उत्पाद बना रहे हैं या अपने खेतों में उगा रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समर्थन मूल्य मिला है। मैं 1 से 2 बीघे के एरिया में खेती करता हूं, और पेस्टिसाइड, यूरिया जैसे केमिकलों का मैंने इससे पूर्व यूज़ किया है। उसके बाद मैं शून्य लागत खेती, जो सुभाष पालेकर खेती के नाम से भी जानी जाती है, इस खेती से जुड़ा हूं, जिससे मैंने अपने खेती में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त किया है, जिसमें पेस्टिसाइड का खर्चा हमारे बच जाता है। जो हम पेस्टिसाइड पे खर्चा करते थे और स्वास्थ्य में जो दिक्कतें आती थी, दवाइयों के लिए अपने ऊपर भी जो खर्चा होता था, उससे हमें निजात मिली है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। प्राकृतिक खेती अपनाने में किसानों के मन में कई सवाल होते हैं कि क्या उनकी मिट्टी इसके लिए ठीक है, क्या इससे शुरुआत में कम उत्पादन मिलता है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए रुख करते हैं विशेषज्ञों का। इसमें सबसे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इसमें हमारे पास गाय का गोबर, और जो कि हमारे पास देसी गाय होनी चाहिए, जिसमें क्योंकि जीवाणुओं की संख्या अधिक बताई जाती है, जैसा कि रिसर्च में पाया गया है, इसलिए हम इसमें देसी गाय को प्रेफरेंस देते हैं। तो सबसे पहले गाय का गोबर, क्योंकि गाय का गोबर ही हम जीवामृत, बीजामृत या जो सारे घटक तैयार करते हैं उसके लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हमारी केंचुए की एक्टिविटियाँ बढ़ती है।
तो ये हमारे लिए इस जो शुरुआत करने के लिए, अब गाय का गोबर, अब हमारे पास गाय होनी चाहिए, और अगर हमारे पास अपने पास नहीं है तो हम पड़ोसी का गाय सा भी वो प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमारे पास गाय का होना बड़ा लाजमी है। फिर उसके बाद रहता है कि जैसे हमारे पास मल्चिंग के लिए, तो मल्चिंग के लिए जो हम बिना मतलब के जो हमारे पास खेतों में जो घास होता है जिसका हम जो इसका यूज नहीं हम वो करते, तो वो भी हमारे पास मल्चिंग के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमारे पास गाय और देसी गाय और उसके साथ जो हमारे पास मल्चिंग के लिए घास वगैरह ये जरूरी होना चाहिए, तो हम इसको शुरू कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन एक बीच में आया है कि इसमें दोनों तथ्य सामने आ रहे हैं कि हम जो शुरू में प्राकृतिक खेती करते हैं तो उत्पादन कम आता है और बाद में बढ़ता है। ये बात सही है, लेकिन ये सिर्फ ये चीज़ अप्लाई होती है उन खेतों के लिए जो फार्मर पहले केमिकल का यूज कर रहे थे, और जहाँ पे केमिकल का नहीं है वहाँ तो हमारे पास उत्पादन आ रहा है। आज भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जो फार्मर इसको कर रहे हैं, उनका पहले से उसमें जो हमने ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती अपनाई है इसमें उत्पादन बढ़ा है। लेकिन क्योंकि जहाँ केमिकल का यूज हुआ है, केमिकल से हमारी मतलब लैंड का टेक्सचर बिगड़ा है, और जब हम इसमें जीवामृत डालते हैं, मल्चिंग यूज करते हैं, तो धीरे धीरे जो है ये अपने जो हमारी मिट्टी है अपने रूप में आती है। कैंचुओं की एक्टिविटी भी हमारे पास धीरे धीरे इस पे आती है। तो इसलिए शुरुआती तौर पे जो है हमारे पास जहाँ पे केमिकल खेती पहले हुई है तो उसका उत्पादन कम रहा है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ हमारे पास 3 वर्ष के अंतराल में पूरी की पूरी मिट्टी जो है अपनी रिकवरी दे देती है, और इसमें उत्पादन जो है केमिकल से अधिक मात्रा में आता है। प्राकृतिक खेती में मेन जो हम बोलते हैं कि देसी गाय का गोबर ही हमने यूज करना है। दूसरे जो जानवर हैं, भैंस है या दूसरे और जानवर है, उनका जो है गोबर यूज नहीं करना है। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि अगर हम दूसरा गोबर यूज करते हैं, गाय का नहीं करते हैं, तो उसमें जो अगर हम इसकी तुलना करें तो 1/3 जो है इसमें जो है हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो गाय का गोबर जैसे हमारे यहाँ से काऊ यूरिन और काऊ डंग के जो हमने सैंपल नेशनल लेबोरेटरी में जो चंडीगढ़ में है वहाँ पे जो टेस्टिंग की रिपोर्ट है उसमें जो जीवाणुओं की संख्या है वो 1 ग्राम में जो 400 से 500 जो है उसमें जो है लाख जो है पाई गई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि जब हम काऊ डंग का यूज करेंगे तो जितने भी घटक इसमें बनेंगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और इसमें जो रिजल्ट भी जो है वो बहुत अच्छे आते हैं। और जितना भी हमारा सॉइल में जो है इसमें माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी बढ़ती है वो काऊ डंग के जो यूज करने से और उससे बने हुए घन जीवामृत डालने से जो है बहुत ज़्यादा होती है। प्राकृतिक खेती में जहाँ बंजर ज़मीन की बात आती है कि बंजर ज़मीन में हम खेती कर सकते हैं, क्या हम उसमें फसल ले सकते हैं, तो जहाँ तक बंजर ज़मीन की बात है, एक किसान जो है केमिकल डाल के और फर्टिलाइज़र डाल के जहाँ पे उसने बंजर की है वहाँ पे तो हम 1 से 2 सीजन में उसको सरवाइव कर पाते हैं। बट ऐसे ही अगर बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, किसान उसको यूज नहीं करता है, तो हम उसमें फर्स्ट सीजन में ही आराम से जीवामृत का भरपूर उपयोग करके और जो प्राकृतिक खेती के 4 पिलर हैं उसको, जैसे हमारा आच्छादन है, हमारा जो है जीवामृत है, हमारा बीजामृत है, और जो 6 फसलों को उगा के जो है बंजर ज़मीन में हम आराम से जो है फर्स्ट सीजन में ही वो प्राकृतिक खेती के द्वारा जो है हम फसल ले सकते हैं। प्राकृतिक खेती में जैसे हम कुछ घटक बनाते हैं तो हमें कुछ ध्यान देना ज़रूरी है कि जब हम इसमें गोबर यूज करते हैं तो गाय का गोबर जितना ताज़ा है उतनी क्वालिटी अच्छी होगी जीवामृत की, और गौमूत्र हमारा इसमें पुराना
जो है वो आराम से हम इसको यूज कर सकते हैं। और जैसे हमारा गुड़ है, बेसन है, तो इसको भी हम अच्छी क्वालिटी का बना के अपनी दालों को पीस सकते हैं या परचेज भी कर सकते हैं। और जब हम जीवामृत बनाएंगे तो जीवामृत को जो आपका ड्रम है वो एक छाया में रख के उसको गन्नी बैग से ढक के, जिससे प्रॉपर वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे ठीक हो, तो हमारा जो जीवामृत है वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा। और जब हम उसमें सॉइल एप्लीकेशन करते हैं तो माइक्रोब्स की एक्टिविटी जो है वो बड़ी हमारी स्मूथ रहती है। प्राकृतिक खेती में जैसे दूसरे घटक की बात है, जैसे नीमास्त्र है या दसपर्णी अर्क है, तो इसमें हम स्थानीय वनस्पति का यूज करते हैं। और इसमें जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है, वही वनस्पति यूज करेंगे जिसको पशु नहीं खाते हैं। तो जहाँ तक नीमास्त्र की बात है, ये तो एक दिन में तैयार हो जाता है, पर जो लोग प्राकृतिक खेती करते हैं उनको अपनी फसल लगाने से पहले दसपर्णी अर्क जो है वो तैयार करने के लिए डाल देना चाहिए, क्योंकि इसमें 10 प्रकार के जो पत्ते हैं जो पशु नहीं खाते हैं उसको जो है काऊ यूरिन में जो है एक ड्रम में डिज़ोल्व किया जाता है, जो 40 दिन में तैयार होता है। तो फसल लगाने से पहले हमें इसकी प्री प्लानिंग करनी पड़ती है कि जब भी हमें दसपर्णी अर्क की ज़रूरत पड़े तो हमारा दसपर्णी अर्क पहले ही बना हो, क्योंकि इसमें 40 दिन तो पहले ही लग जाएंगे। तो जब आपने 20 दिन बाद फसल बिजाई करनी है तो 20 से 25 दिन पहले जो है इसको जो है ड्रम में तैयार करने के लिए हम रख देते हैं, और जैसे ही फार्मर को ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना यूज उसमें कर सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक उत्पादों पर देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। मक्का के लिए 40 रुपए प्रति किलो, गेहूं के लिए 60 रुपए प्रति किलो, कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलो, पांगी क्षेत्र की जौ के लिए 60 रुपए प्रति किलो का एमएसपी तय किया गया है। सरकार ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नेचुरल फार्मिंग बेस्ड सस्टेनेबल फूड सिस्टम भी शुरू किया है। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के ऊपर कृषि की निर्भरता बढ़ती ही जा रही है, जिसके फलस्वरूप हमारी भूमि की उर्वरता, नमी एवं स्थिरता को बहुत प्रभावित किया है, जिसके फलस्वरूप हमारी लागत में भी लगातार वृद्धि हुई है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास प्राकृतिक खेती एक समाधान है, जिसके मुख्य घटक घनजीवा अमृत, बीजा अमृत, ब्रह्मास्त्र तथा आच्छादन इत्यादि हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं तथा जो हमारा कृषि का जो उत्पाद आएगा उसकी भी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, जिसका हमारे स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध है। इसके साथ साथ जब हम प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं, जो कि बहुत सी इन चुनौतियों का समाधान है, जो कि जलवायु परिवर्तन तथा आकस्मिक मौसम परिवर्तन के साथ हमारी प्राकृतिक खेती एक स्थिरता प्रदान करती है, जिसको अपनाने के उपरांत किसान लगातार अपनी आमदन में वृद्धि कर सकते हैं। इस पद्धति को अपनाने के फलस्वरूप हम स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छी आमदन भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो भूमि के किसी न किसी हिस्से में प्राकृतिक खेती को अपनाएं, थोड़े से शुरुआत करके इसको एक मुहिम बना के एक राज्य स्तर से शुरू करके, एक हमारे गांव से शुरू करके जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर जो है इस मुहिम को आगे ले जाएं। ये मेरा किसानों से आह्वान रहेगा। प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों को हिमभोग ब्रांड के तहत बाजार में लाया जा रहा है। पिछले सीजन में सरकार ने 10 जिलों के 1500 से अधिक किसानों से 399 मीट्रिक टन मक्का की खरीदी की। हिमाचल प्रदेश में किसान जो है काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोग सरकार की सहायता काफ़ी मिल रही है लोगों को, इसका भरपूर जो है लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है कि जो सरकार की ओर से जो है सहायता मिल रही है, इसमें जैसे ट्रेनिंग से लेके पूरी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट लेवल पे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग है, इससे लोगों को जो है बहुत सहयोग मिल रहा है। इसमें इनपुट्स के लिए जो हमारे बीज है, चाहे उसमें आदान है, ड्रम्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सरकार की ओर से
जो है अनुदान पे प्राप्त करवाई जा रही है। दूसरा जो है इसमें जो लोगों का जो प्रोड्यूस हमारा तैयार हो रहा है नेचुरल फार्मिंग का, उस पर जो है मतलब गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है। तो इसमें लोगों को जो है इससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उनको जो है अपनी आर्थिकी में जो है पूरा बेनिफिट मिल रहा है। उनको पूरा एक घर में ही एक साधन मिल रहा है कि उनको कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तीसरा जो है सबसे जो गवर्नमेंट का है कि जो हमारा प्रोड्यूस है इसकी जो है ब्रांडिंग की जा रही है, बेचने में हेल्प कर रही है सरकार जो है पूरी तरह से। और लोगों का जो प्रोड्यूस है, जैसे यहाँ हिमाचल प्रदेश में अभी हमने मक्की लोगों से प्रक्योर की 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, गेहूं की 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और हल्दी जो है 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ली। तो इसको जो है गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे इसकी प्रोसेसिंग की, ब्रांडिंग की और लोगों को या फर्दर जो है मार्केट में ये पहुंचाया, जिसका हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिला। यहाँ पे जो ये हमारा आउटलेट है ये गवर्नमेंट से सपोर्टेड है, जिसमें कि सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंडर ये हमारा आउटलेट भी यहाँ पे चल रहा है, जिसमें कि जो नेचुरल फार्मिंग में हमारे एसएसजी ग्रुप की महिलाएं जुड़ी है पूरे हिमाचल की, वो जो भी उनके प्रोडक्ट अपने खेतों में उगाती है नेचुरल खेती के तहत, कोई भी प्रोडक्ट या उसको प्रोसेस करके कोई प्रोडक्ट बनाती है अपने ग्रुप में, तो उनके प्रोडक्ट को यहाँ पे शोकेस करने के लिए और उनको बेटर मार्केट प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए। इस तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक खेती कई मायनों में बेहतर है, जो सीमित संसाधनों में भी बढ़िया उपज देने में मददगार है। राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक 1 लाख नए किसानों को इस पहल से जोड़ना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान शून्य बजट खेती अपनाकर बढ़िया मुनाफा कमा सकें।